अभी अपन फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। एफएम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एफएम को बिल्कुल ध्यान से आप समझना, और एफएम के अंदर जो मैं आपको मेथड्स देता हूं, जो मैं आपको जो स्किल्स दूंगा, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम में आएगी, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो स्किल्स आपकी काम में आएगी। तो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से हम फंडामेंटल्स यहाँ पर डेवलप करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है? एज ए सिविल इंजीनियर आपका रोल क्या होगा कि आप सिविल इंजीनियर है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड या गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस को आप कहाँ रियल लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, कहाँ पर करते हैं? लिक्विड या गैसेस। जैसे आप बात करें लिक्विड की, आप एज ए सिविल इंजीनियर जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि जो वाटर है वो कितने लेवल तक स्टोर्ड है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वाटर स्टोर्ड रखा है यहाँ पर, ये कितना प्रेशर अप्लाई करेगा डैम सरफेस, तो जितना प्रेशर अप्लाई करेगा उसी के हिसाब से ये डैम जो है आपको डिजाइन करना पड़ेगा। बेसिकली आप वाटर को, मेन जो आपका मकसद है ना पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो वाटर को हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि नेचुरली जो है आप वाटर ही देखते हो, नदियां भी जो बह रही हैं वो किसकी है? वाटर से बह रहा है। ऐसा नहीं खून की नदियां बह रही हो या दूध की नदियां या फिर जो है हनी की नदियां जो है बह रही हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास में फ्लूइड है वो क्या है? वाटर है। तो जब जब भी मैं आपको वाटर के बारे में कोई भी चीज, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा ना, वाटर की प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जैसे मैं डिफाइन करूंगा सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। तो जहां जहां वाटर की बात होगी ना, वहां वहां पे उसके पैरामीटर्स आप याद रखना, ठीक है। कि जैसे सरफेस टेंशन कितनी होती है, किस टेम्परेचर पर कितना होता है, तो वो पैरामीटर्स आप वाटर के लिए तो एटलीस्ट याद रखेंगे। बाकी के लिए मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर के अलावा एक इंपॉर्टेंट और आपके पास में यहाँ पर एलिमेंट है जो कि मरकरी है। मरकरी यूज किया जाता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर। प्रेशर मेजर करने के लिए मरकरी की, तो मरकरी की भी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिससे आप प्रेशर मेजर करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे। ध्यान दो, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में देखेंगे। एक तो जब फ्लूइड रुका हुआ है उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड जब रुका हुआ हो, स्टैटिक है, तो उस समय आप स्टडी करोगे उस फ्लूइड की, तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में एक तो हमने बोला है कि फ्लूइड जो है रुका हुआ है, इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन में है। और दूसरा जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? बहता हुआ। तो बहते हुए फोर्सेस के लिए हम 2 तरीके की स्टडी करेंगे। एक तो काइनेटिक स्टडी करेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक आपने यहाँ पर स्टडी किया, और उसके अलावा जो हम स्टडी करेंगे वो होगा डायनेमिक स्टडी। तो प्रॉपरली जो आपने यहाँ पर फ्लूइड को आपने स्टडी करना है वो 3 पार्ट्स में स्टडी करना है। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स पे फ्लूइड रुका हुआ होगा, तो रुका हुआ फ्लूइड जैसे डैम के अंदर क्या प्रेशर लगाता है। डैम डिजाइन करेंगे तो जो फ्लूइड आप स्टडी करोगे इस समय वो कौन सा होगा? फ्लूइड स्टैटिक्स आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर बेसिकली फ्लूइड होगा मोशन में। मोशन में कहाँ होगा? फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स में हमारा जो बेसिक पर्पज है वो सिर्फ एक ही है कि फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है और फ्लूइड का एक्सेलरेशन कितना है। हम ये पता लगाएंगे कि जो बहता हुआ फ्लूइड है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वेलोसिटी का वेरिएशन है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। क्योंकि आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन क्या है? दिस इज डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी का जो वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब भी पार्टिकल या जब भी कोई भी चीज एक्सेलरेट करती है तो न्यूटन के अनुसार एक फोर्स लगता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आता है ये आपको? और ये भी आपको पता है कि अगर एक फिक्स्ड वेलोसिटी से जाए तो यहाँ मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम भी आप यहाँ पर डिस्कस करोगे, आप एक्सेलरेशन डिस्कस करोगे। इसके बाद में यहाँ पर 2 तरीके के फंक्शन भी बनाएंगे। एक तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होगा फाई, और दूसरा होगा स्ट्रीम फंक्शन साई, ठीक है। तो ये हम स्टडी करेंगे किस चैप्टर के अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर। डायनेमिक्स में हमारा जो कंसर्न होगा वो फोर्स एनालिसिस होगा, फोर्सेस की स्टडी होगा, ठीक है। हम स्टडी करेंगे किसको? फोर्सेस को। तो पहले देखा अपने फ्लूइड स्टैटिक्स, रुका हुआ फ्लूइड। मोशन में 2 तरीके से हम वहां पर जानकारी जुटेंगे। एक तो कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, फ्लूइड पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन क्या होते हैं, मैं डिफाइन करूंगा इन चीजों को। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक होगा वो फोर्स एनालिसिस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे
डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज की जाती है। जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कई बार एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कहाँ से आया? जब भी रिसर्च की जाती है, आर&डी जब की जाती है, तो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर रिजल्ट्स दिए जाते हैं। उन रिजल्ट्स को कैसे निकाला जाता है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर देखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो होगा ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। तो ओपन चैनल फ्लो देखेंगे, तो बेसिकली हम इस तरीके से फ्लूइड के अंदर आगे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं कुछ बेसिक चीजें फ्लूइड के अंदर, नोट करें आप। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद में फ्लूइड स्टैटिक पर चलेंगे। नोट करो, द फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, fluid mechanics is that branch of science which deals with the behavior. Fluid mechanics is that branch of science which deals with the behavior, which deals with the behavior of the fluid, deals with the behavior of the fluid, ब्रैकेट में लिखो, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। नोट करो, लिक्विड एंड गैसेस। जब तक लिक्विड और गैसेस सेम टाइप की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, मैं सिंगल वर्ड यूज करूंगा फ्लूइड। जैसे ही प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएगी, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग चीज होती होगी, तो हम लिक्विड को अलग डिफाइन करेंगे और गैसेस को अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। नोट करो आप, फ्लूइड at rest as well as in motion, at rest as well as in motion. The study of fluid at rest, अगला स्टेटमेंट लिखो, the study of fluid, the study of fluid at rest is called fluid statics. The study of fluid at rest is called fluid statics. The study of fluid in motion, the study of fluid in motion, where the pressure forces are not considered. The study of fluid in motion where the pressure forces are not considered is called fluid kinematics. मतलब मोशन में है और आप फोर्सेस स्टडी ना करो तो क्या कहला रहे हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहला रहे हैं, is called fluid kinematics. And if the pressure forces are also considered, ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, and if the pressure forces are also considered, and if the pressure forces are also considered, for the fluid in motion, if the pressure forces are also considered for the fluid in motion, that branch of science is called, that branch of science is called, क्या कहलाता है? फ्लूइड डायनेमिक्स। अगर प्रेशर फोर्सेस कंसीडर करते हो, ठीक है, वैसे इक्वेशंस आप बनाते हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, नोट करो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, तो यहीं से सारी प्रॉपर्टी को समझेंगे। जब जब भी ये वर्ड कहीं पर भी आपको मिले पूरी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी और द मास डेंसिटी, ठीक है, इसका क्या मतलब है? नोट करें आप, द डेंसिटी और द मास डेंसिटी इज सिंबलाइज्ड एज रो, एंड दिस रो इज व्हाट? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको डेंसिटी कहते हैं।
तो मास अगर आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी एक यूनिट हो गई, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ द मास डेंसिटी। और इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सीजीएस में देखें, ये तो आपने देखा एमकेएस में, एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड्स। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड्स के अंदर देखें तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, नोट कर लो। द यूनिट्स ऑफ डेंसिटीज आर किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बोला वाटर के बारे में और मरकरी के बारे में पता करते हुए चलो। तो अगर वाटर की डेंसिटी देखोगे, वाटर के लिए अगर रो देखोगे तो वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का आप कंटेनर बना दो तो उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर हाइट का अगर कंटेनर बना दे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली डेंसिटी कितनी हो गई, 1000 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। और अगर इसको आप यूनिट चेंज करें तो यही आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर यूनिट चेंज करें, कन्वर्ट करके देखेंगे आप, रिजल्ट आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसके लिए, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज व्हाट, दिस इज 13.6 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखेंगे आप, दिस इज 13.6 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। बेसिकली आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, एक वर्ड और डिफाइन किया जाता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी मटेरियल की जब आप निकालते हैं तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट होगा। तो आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर यहां पर आप देखें द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह आप मरकरी लें, डेंसिटी ऑफ वाटर लें, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, जो कि मरकरी का कितना होता है, 13.6 के बराबर होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर फिजिकली समझे तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज वाटर के कंपैरिजन में कितना हैवी और लाइट है, ठीक है। हैवी कब होगा, जब ग्रेटर देन 1 आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब लेस देन 1 आएगा तो वो लाइटर होगा। समझे आप मेरी बात को, वाटर के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये जो आपको सब्सटेंस दिया गया है ये कितना हैवी या लाइट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता लगता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल वहां पर डेंसिटीज है, यानी कि जो वेट है वो उनका दोनों का सेम रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। नोट कर लो आप ये। तो यहां से निकल करके आएगा रो एच जी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से दिस इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर कंक्रीट का बोले आपसे, कंक्रीट का बता सकते हो आप, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, दिस इज रफली 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आप बोल देंगे इसको दिस इज इक्वल टू 2500, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट कर लो आप ये, द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील का कितना होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील, द डेंसिटी ऑफ स्टील, आरसीसी पढ़ के आ रहे हैं अभी, ठीक है, मॉर्निंग में चल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ स्टील इज व्हाट, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सीमेंट सॉलिड, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड, दिस इज 3150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो दिस इज इक्वल टू 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों में डिफरेंस समझ में आते हैं। सीमेंट मतलब सीमेंट का कट्टा, ठीक है, यानी कि सीमेंट पार्टिकल्स के साथ में वॉइड्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ पार्टिकल्स ले, वॉइड्स हटा करके, ठीक है। तो वॉइड्स हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी 3150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दैट इज 1440 किलोग्राम पर मीटर। आपको ना इसकी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा आपको। सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल, वाटर, ठीक है, और एयर, तो वहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि अच्छा सॉलिड पार्टिकल इनका क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी है द स्पेसिफिक वेट, नोट कर लो आप। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। तो पहले हमने देखा था मास डेंसिटी, अब क्या देख रहे हैं, वेट डेंसिटी।
इसको डिफाइन किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है गामा से, एंड गामा इज नाउ वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नोट कर लो आप, दिस इज सिंबलाइज्ड बाय गामा एंड गामा इज वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट का मतलब क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है, वेट का मतलब क्या है कि कोई भी मास कितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को वेट कहते हैं। तो वेट विल बी बेसिकली मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू mg लिखा आपने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी है। तो डेंसिटी में जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेट मिल जाएगा। ठीक है, डेंसिटी में जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट वेट मिल जाएगा। तो देखते हैं जरा कि वाटर का यूनिट वेट क्या है, या फिर इसकी यूनिट से हम देख लेते हैं पहले। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है? वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में ले लें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है। नोट कर लो आप, द यूनिट ऑफ द वेट डेंसिटी, द यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी इज, the unit of weight density is kilonewton पर मीटर क्यूब। नोट किया आपने? देखो इधर देखो, वाटर के लिए हम देखना चाहते हैं कि वाटर के लिए कितना होगा। तो वाटर के लिए गामा, गामा ऑफ वाटर विल बी रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। रो ऑफ वाटर कितना है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी इज 9.81। कभी भी जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ग्रेविटी आपको नहीं दे रखी हो, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन 9.81 में जाना। ठीक है, मैं गेट और स्पेसिफिक बता रहा हूं आपको। और कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसने बोल दिया, अगर बोल दिया तो जो बोला है उससे कैलकुलेशन करना, राउंड ऑफ करके 10 मत करना। ठीक है, ऐसे गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें गलती हो जाएगी, फिर दो ऑप्शन के बीच में अटक जाओगे आप। ठीक है, तो 9.81 लेकर के चलना। तो दिस विल बी व्हाट, अब ये डाला आपने एमकेएस में, सारा डाटा डाला ही है। ठीक है, तो आपको एमकेएस यूनिट में गामा मिल जाएगा, और एमकेएस यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो दिस इज 9.81 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दैट मींस दिस इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नोट कर लो आप, द डेंसिटी रिलेशन से हमने वाटर निकाला है, वाटर के लिए यूनिट वेट निकाला है, एंड दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और राउंड ऑफ कर देते हैं। कई बार अगर क्वेश्चन में दे दें कि ग्रेविटी 10 है, तो ग्रेविटी 10 हो जाएगा, तो इसको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेंगे। ठीक है, if the gravity is given as 10, then you can write it as 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से गामा देखते हैं किसका? मरकरी का। मरकरी का गामा कितना हो जाएगा? अगर आप देखें इस जगह पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन में, अगर आप ऊपर नीचे आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी अब किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी क्या है? द यूनिट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो बेसिकली आप बोल सकते हो दिस इज गामा Hg डिवाइडेड बाय गामा वाटर। ठीक है, तो आप अगर यहां पर लें गामा Hg, दिस इज इक्वल टू 13.6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय गामा W, ऐसा यूज कर पाएंगे आप हमेशा। नोट कर लो आप, दिस कैन बी यूज्ड एज 13.6 गामा W। दिस गामा Hg, the unit weight of mercury can be written as 13.6 times of gamma W। अगर गामा W 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेने हैं, 136 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट ऑफ मर्करी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज का, डेंसिटी का और यूनिट वेट का, क्या आप मुझे यूनिट फॉर्मूला बता सकते हैं? यूनिट फॉर्मूला क्या है? अगर डेंसिटी देखें तो डेंसिटी था मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का मतलब क्या है? दिस इज m1। ठीक है, m1 मास रेज़ टू द पावर 1, एंड वॉल्यूम का मतलब क्या है? लेंथ रेज़ टू द पावर 3। तो दिस विल बी m1l-3। दिस इज द यूनिट फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। नोट कर लो आप, द यूनिट फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज दिस। एंड इसी तरीके से यूनिट फॉर्मूला निकालेंगे किसका? गामा का। अगर गामा का यूनिट फॉर्मूला देखें तो वो रो मल्टीप्लाइड बाय जी था। ठीक है, तो रो का यूनिट फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं m1l-3, और ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज L1t-2। तो
तो फॉर्मूला बन जाएगा m1l-2t-2। मेरे हिसाब से इसमें सब कंफर्टेबल रहते होंगे कि जब भी यूनिट फार्मूला बनाना है कोई भी एक फार्मूला जो आपको पता हो, एम्पिरिकल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एम्पिरिकल फार्मूले में यूनिट मैच नहीं करती कई बार, ठीक है। तो कोई डिराइव्ड फार्मूला है, कोई डेफिनेशन है, उनको यूज करके आप यूनिट फार्मूला निकाल सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने बोला कि एम्पिरिकल फार्मूले में कई बार यूनिट बैलेंस नहीं करती, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ना हो, बेसिक डेफिनेशंस हो, कोई भी जो भी डेफिनेशन आपको याद आ रही है वो आप लगा करके यूनिट फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो गामा का यूनिट फार्मूला, द आंसर विल बी m1l-2t-2। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप नोट करो, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, ठीक है, हेडिंग डालो, द स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी आरसीसी में लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा आपको, एक और टर्म आई थी, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। इनमें सिमिलरिटी देखो जरा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसके बारे में बात हो रही है, सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपको एरिया लेना है, लेकिन किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। स्पेसिफिक जब भी वर्ड लग जाता है तो किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आप निकालते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कौन सी चीज, सरफेस एरिया, दिस इज एरिया पर यूनिट मास, ठीक है। और इसी तरीके से स्पेसिफिक वेट क्या होगा, दिस विल बी वेट डिवाइड बाय सम क्वांटिटी, और सम क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम जब देखेंगे तो क्या होगा ये रेशो, दिस विल बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय समथिंग, एंड दैट समथिंग इज व्हाट, दिस इज मास, ठीक है। एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय मास क्या नजर आ रहा है, दिस इज द इनवर्स ऑफ द डेंसिटी, ठीक है, नोट कर लो। तो तीन डेफिनेशंस यहाँ पर आती है जो आप जगह जगह पे पढ़ते हो, ठीक है। उन तीनों को अगर आप एक साथ रखोगे तो आपको सारा याद रहेगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सिमिलर टाइप की टर्म्स हैं। ये सारी डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आप ध्यान रखें। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रिवर्स ऑफ डेंसिटी। नोट कर लो, इट इज डिफाइंड एज specific volume, it is defined as the volume of the fluid occupied. It is defined as the volume of the fluid occupied by unit mass. It is defined as the volume of the fluid occupied by the unit mass. ठीक है, आप देखो जरा क्या बोल रहे हैं, अगर यूनिट मास कर दे, मास को 1 कर दें तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम दैट इज टेकन बाय द यूनिट मास, ठीक है। नोट करो, पर यूनिट मास, और यू कैन से द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, और the volume per unit mass of the fluid, is called specific volume. The volume per unit mass of the fluid is called specific volume, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम डिफाइन करेंगे जिसका नाम है विस्कोसिटी, ठीक है, हेडिंग डाल लो, विस्कोसिटी। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, बाकी और भी जितनी भी कहानियां आगे बढ़ेगी वो सारी की सारी विस्कोसिटी बेसिस पर बढ़ेगी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है विस्कोसिटी, हेडिंग डालो, ठीक है। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी को सबसे पहले सिंपल भाषा में आप समझ लो कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लो के अंदर रुकावट आती है, ठीक है। रुकावट का जो कारण है वो क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है। नोट करें इसको आप, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। Viscosity, it is defined as the property of the fluid which offers the resistance to the movement of one layer,
on the another adjacent layer of the fluid, which offers the resistance to one layer on the another adjacent layer of the fluid, another adjacent layer of the fluid. आप समझो जरा इस कहानी को, इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि आपको जो है किसी भी रिवर का या किसी भी चैनल का मैं क्रॉस सेक्शन दे रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन दिया मैंने, ठीक है, तो बेसिकली ये लिक्विड की फ्री सरफेस है और यहां से लिक्विड ऐसे जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी ये तो हो गई, क्या ये तो बाउंड्री है, ठीक है, तो बाउंड्री क्या, बाउंड्री चलती है या बाउंड्री रुकी रहती है? बाउंड्री रुकी रहती है, तो बाउंड्री की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। और यहां पर जब फ्लूइड फ्लो करता है तो इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है और हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग आती है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फ्लूइड होगा, इस जगह जो फ्लूइड पार्टिकल है वो बाउंड्री के कांटेक्ट में है और बाउंड्री रुकी हुई है। और बाउंड्री कैसी रहती है, बाउंड्री गीली रहती है, ऐसा नहीं कि पूरा फ्लूइड निकल जाए तो बाउंड्री सूख जाए। इसका मतलब क्या है, जो फ्लूइड पार्टिकल बाउंड्री पर है वो चलता नहीं है, वो मोशन में नहीं है, वो वहीं रुका रहता है। समझे मेरी बात को? तो बेसिकली फ्लूइड में क्या वेलोसिटी का वेरिएशन नजर आ रहा है आपको? इस जगह पर वेलोसिटी फ्लूइड की 0 है बाउंड्री पर, और बाउंड्री से दूर वेलोसिटी जो है कुछ ना कुछ आ रही है, ठीक है। लॉजिक क्या दिया मैंने इसका, बाउंड्री रुकी हुई है, बाउंड्री जो है वो हमेशा जब आप फ्लूइड वहां पर देखोगे तो बाउंड्री आपको वेट नजर आएगा। उसका मतलब क्या, फ्लूइड पार्टिकल वहां पर है, वेट तभी तो है वो, और वेट यदि वो है, फ्लूइड पार्टिकल वहां पे है, तो फ्लूइड पार्टिकल कहीं गया नहीं है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। और फ्लूइड पार्टिकल अगर ऊपर के देखेंगे तो वो बहता हुआ भी नजर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे जाकर के बाउंड्री पर वेलोसिटी 0 हो गई है। तो वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है। देखो अब आप कभी भी कोई भी दो प्लेन, जैसे ये वाला प्लेन तो रुका हुआ है, जैसे ये है, ये प्लेन रुका हुआ है और ये जाना चाहता है, ठीक है, ये जाना चाहता है, तो क्या होगा, क्या आपस में रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? जो रुकी हुई चीज है वो दूसरे को रोकना चाहेगी, और जो जाने वाला है वो क्या करेगा, आप भी मेरे साथ चलो, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला, इनके बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया है वहां पर फोर्सेस लगेंगे। कैसे फोर्सेस लगेंगे समझना मेरी बात को। दो ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, ये तो बाउंड्री है और ये बहता हुआ फ्लूइड है। तो बहते हुए फ्लूइड जो कि आगे जाना चाह रहा है उस पर फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की तरफ, बाउंड्री की वजह से। और बाउंड्री जो रुकी हुई है उस पर ड्रैग फोर्स आगे की तरफ लगेगा। समझे आप? न्यूटन ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि हमेशा जब भी फोर्सेस लगते हैं एक दूसरे के बीच में तो वो हमेशा एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कि बॉडी के ऊपर अगर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दूसरी जो बॉडी है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। समझे आप मेरी बात को? तो यहां पर ये चीज मोशन में है, ये चीज ऐसे जा रही है, तो इस पर पीछे फोर्स लगेगा, मतलब इसका कॉन्टेक्ट एरिया, इस पर पीछे फोर्स लगेगा, और ये चीज रुकी हुई थी तो इस लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा। समझे आप मेरी बात को? तो बेसिकली ये जो फोर्स आया इन दोनों के बीच में, ये किस टाइप का फोर्स है? दो ही तरीके के फोर्सेस होते हैं, या तो ये फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया, या फिर कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल टू द एरिया, ठीक है। तो कौन सा फोर्स है ये, टेंजेंशियल टू द एरिया है। इस फोर्स को क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। तो आपने क्या समझ लिया अब इतनी सी देर में कि बेसिकली यहां पर जब बाउंड्री के यहां पर जब फ्लूइड रुका हुआ है, यहां पर फ्लूइड जा रहा है, तो बेसिकली दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस है। जब भी वेलोसिटीज के डिफरेंस आएंगे तो क्या होगा, एक शियर फोर्स वहां पर अप्लाई होगा। ये एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन ने, और उन्होंने बोला कि जो अप्लाइड शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। मैं डिटेल में बताता हूं आपको, इसको पहले नोट कर लो एक चीज। When the two layers of fluid when the two layers of fluid when the two layers of fluid at a distance dy apart, when the two layers of the fluid at a distance dy apart, when the two layers of the fluid at a distance dy apart move one over the other, move one over the other, move one over the other at the different velocities, at the different velocities, say u and u plus du, say u and u plus du, say u and u plus du as shown in the figure.
as shown in the figure, the viscosity together with the relative velocity, the viscosity together with the relative velocity, the viscosity together with the relative velocity causes a shear stress, causes the shear stress between the fluid layers, causes the shear stress between the fluid layers. This shear stress is proportional to, experimentally result है ये, the shear stress is proportional to, the shear stress is proportional to the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to y, rate of change of velocity with respect to y, with respect to the distance y. फिगर बनाएंगे आप ये, देखो बाउंड्री मैंने यहां दिखाई है, ठीक है, तो बाउंड्री पर वेलोसिटी कितनी, जीरो है, ये जीरो वेलोसिटी लाइन है, जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो कहीं पर आपने एक डिस्टेंस ली y डिस्टेंस, अब वेलोसिटी कितनी थी u के बराबर, और y से अगर y प्लस dy डिस्टेंस पर चले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u प्लस डी हो जाएगी। और मेरी बात को ध्यान से समझो आप, अगर मान लो दो फ्लूइड लेयर्स हैं, वो दोनों सेम वेलोसिटी से जाएगी, तो क्या शियर स्ट्रेस आएगा? शियर स्ट्रेस किस वजह से आता है? जब रिलेटिव मोशन हो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ज्यादा तेजी से या धीरे जा रहा हो, ठीक है, तब जाकर के वहां पर रिलेटिव मोशन आएगा, तभी जाकर के शियर स्ट्रेस आएगी। अब देखो जरा, दोनों अगर सेम से जाएंगे तो कोई स्ट्रेस आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। दोनों अगर डिफरेंट वेलोसिटी से जाएंगे, चाहे आगे जाए लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी से जाएंगे, तभी जाकर के वहां पर शियर स्ट्रेस आएगी, ठीक है, नोट कर लो। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन ने, तो न्यूटन ने रिजल्ट बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट निकाला कि दोनों लेयर्स के बीच में जो शियर स्ट्रेस लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्लोप, जैसे आप डिफाइन करते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज dy by dx, तो क्या उसी टाइप की टर्म है ये, और स्लोप को ही क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, दिस इज द ग्रेडियंट, स्लोप का मतलब ही ग्रेडियंट है। तो बेसिकली ये जो टर्म है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, नोट कर लो आप, दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, ध्यान रखें, स्लोप में जो टर्म आती है वो कैसी आती है, dy by dx आती है, उसी प्रकार की ये टर्म है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्रेडियंट किसका है, ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, द टर्म इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बेसिकली क्या निकल करके आया, द शियर स्ट्रेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान देना मेरी बात पे, टाउ प्रोपोर्शनल टू du by dy है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, उसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, नोट कर लो आप। In this Newtonian equation, the proportionality constant is called viscosity. इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है लेयर्स के बीच में वो du by dy के प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल करके आया उसी को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द न्यूटोनियन इक्वेशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और ध्यान देना, एक वर्ड यूज कर लिया अभी मैंने, इस इक्वेशन को क्या नाम दे रहा हूं मैं, न्यूटोनियन इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटोनियन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जब भी इस फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है, वो न्यूटोनियन इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म विल बी कॉल्ड द न्यूटोनियन इक्वेशन। न्यूटोनियन इक्वेशन सेज दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को और तरीके से यदि हम देखते हैं तो इस टर्म को मैं डिफाइन करता हूं, देखो जरा, du by dy, du को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ये तो डायरेक्शन मैंने y कह दी और इस डायरेक्शन को मैं x कह दूं, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, x dx डिवाइड बाय dt, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, dx डिवाइड बाय dt डिवाइड बाय dy, एंड dx डिवाइड बाय dt
आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज dx डिवाइडेड बाय dy एंड दिस इज डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है ये आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि जब आप dy का चेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो डिस्टेंस में चेंज नजर आ रहा है वो कितना है, वो x के dx के बराबर है। ठीक है, तो बेसिक ये क्या है, ये shear स्ट्रेन है। अगर आप देखें, अगर ढंग से देखें इसको, इस डायरेक्शन को मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन अगर लें तो ऐसे सेक्शन में ये आगे कितना गया, dx के बराबर, ये यहां पर ये कितना है, इस एंगल को क्या कहते हैं, shear स्ट्रेन कहते हैं। इस एंगल को shear स्ट्रेन कहते हैं बेसिकली। आप देखो जरा कि अगर आपके पास में दो लेयर्स, जो कि एक लेयर तो नीचे है दूसरी लेयर ऊपर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, dy के बराबर। ये लेयर कितने से शिफ्ट हो गई, इसके रेस्पेक्ट में dx से। तो ये लेयर जब आगे शिफ्ट हो जाएगा dx से, तो बेसिकली ये कहां चला गया, इस जगह पर चला गया। ये जो एंगल बनता है इसको shear स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, दिस इज shear स्ट्रेन, और डिवाइड बाय dt जब आप इसको कर दोगे तो ये टर्म क्या कहलाएगी, दिस इज द रेट ऑफ shear स्ट्रेन। समझे आप मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, नोट कर लो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का एक और नाम आ गया, क्या नाम आ गया, द रेट ऑफ shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन में दिया जाता है shear स्ट्रेन, गलत होगा, दोनों देते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं ना, रेट ऑफ shear स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर। ये इसमें क्वेश्चन आता है कि जो shear स्ट्रेस डेवलप होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear स्ट्रेन, गलत स्टेटमेंट है। आते ना स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट है। जो shear स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ shear स्ट्रेन के, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। हाँ, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ऐसा नहीं आता है, अगर ऐसा आता है तो दोनों ही सही है, क्योंकि एक ही टर्म के दोनों नाम है। ठीक है, नोट कर लो आप। shear stress is directly proportional to the velocity gradient, और अभी अभी मैंने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये shear strain क्यों है। समझे आप ये shear strain क्यों है? ठीक है, दोनों इस जगह पर थे जब आपने स्टडी जो स्टार्ट करी, dy डिस्टेंस पर जो पार्टिकल था वो dx से जब आगे चला गया, तो dx डिवाइड बाय dy, ये एंगल जो बनता है इसको क्या कहते हैं, shear strain कहते हैं। तो shear strain डिवाइड बाय टाइम, ये क्या हो गया, रेट ऑफ shear strain हो गया। ठीक है, द रेट ऑफ shear strain। देखो जरा, आप मुझे क्या म्यू की यूनिट बता सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू? ठीक है, म्यू की यूनिट क्या होगी, ये shear स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज म्यू, और du बाई dy, u की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और y की यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर से मीटर गया, तो u की यूनिट आ जाएगी म्यू की, वो कितना होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी mks यूनिट निकाल दी अभी आपने, दैट इज न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो। The unit of this viscosity mu is Newton into second per meter square. Newton into second per meter square. The shear stress is equal to mu multiplied by du by dy. इसके नाम लिख लें आप, इसको कहते हैं विस्कोसिटी, सिंपली विस्कोसिटी कहेंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लो आप, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी। तो सिंपली विस्कोसिटी लिखा हुआ है, आगे कुछ वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, उसका मतलब आपको डायनेमिक विस्कोसिटी ही समझना है हमेशा। ठीक है, तो दिस म्यू इज कॉल्ड द विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। दिस म्यू इज कॉल्ड द विस्कोसिटी और द डायनेमिक विस्कोसिटी। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप, न्यूटन की जगह पर ये भी यूज किया जाता है, म्यू इज इक्वल टू किलोग्राम फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम फोर्स इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स? मतलब 1 किलोग्राम का जो मास होगा वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो 1 किलोग्राम फोर्स कहलाता है। ठीक है, समझो आप मेरी बात को, कभी यूनिट ऐसे भी दे देगा, तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम का जो मास है वो कितना वेट देता है, वेट क्या है, फोर्स है, तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना होगा,
1 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। मास को जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वेट आता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन का, और इसका रिलेशन क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 9.81 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 9.81 न्यूटन। देखो जरा न्यूटन का या फोर्स बेसिक फॉर्मूला बता, फॉर्मूला है वो क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास का मतलब है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस यूनिट में रखते हैं तो इसी को आपने एक ऐसा ही नाम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है इसकी, वो क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन। ठीक है, दिस यूनिट इज न्यूटन। और अगर आप इसको सीजीएस में वर्क करें, अगर आप इसको सीजीएस में लेकर के चले तो सीजीएस क्या बन जाएगा, किलोग्राम। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होगा, देखो जरा सीजीएस यूनिट में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यही चीज क्या बन जाएगी, 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम। ठीक है, मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे, दिस इज 10⁻³ मीटर डिवाइडेड 10⁻² सेंटीमीटर divided by second square. So this is basically 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी स्पेशल नाम दिया गया है, क्या कहते हैं इसको, डाइन। नोट कर लो आप ये। देखो यूनिट्स में हमेशा कंफर्टेबल रहना, क्योंकि जब क्वेश्चन घुमाए जाते हैं ना तो यूनिट्स भी आपको उल्टी सीधी दी जाती है। ठीक है, तो गेट और आईएएस में तो विशेषकर यूनिट्स का ध्यान रखें। 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। क्या रिलेशन निकला है आपका इस जगह से, इस जगह से रिलेशन निकला है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10⁵ डाइन्स के बराबर है। डाइन क्या है, एक सीजीएस यूनिट है। ठीक है, सीजीएस यूनिट का एक स्पेशल नाम आपने दिया, और ये किस यूनिट में था, ये एमकेएस यूनिट में था। एमकेएस यूनिट में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपने एक स्पेशल नाम दिया न्यूटन, और सीजीएस में देखें तो आपने नाम दिया क्या, डाइन। ठीक है, इधर देखो आप, अभी हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, जो आपके पास में विस्कोसिटी था वो इस है। ठीक है, और ये कौन सी यूनिट है, ये एमकेएस के अंदर आप ऐसे काम करते हैं, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्जन लग जाएगा, देखो जरा, म्यू को सीजीएस में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 वैल्यू, और न्यूटन को जब करेंगे तो 10⁵ डाइन्स के बराबर होगा। अब ये सीजीएस में आ चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, सेकंड ही रहता है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻² सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। 1 मीटर की जगह रख दिया आपने 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, तो क्या निकल के गया है, दिस इज 10 डाइन्स इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक विशेष नाम दिया है, क्या कहते हैं इसको, पॉइज कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। जब जब भी आपको विस्कोसिटी का डाटा देगा वो पॉइज में ही देगा, और इंडियंस की हैबिट होती है, अपन सबकी हैबिट है किसमें, मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स में काम करने की। ठीक है, तो अगर आप हैबिट बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे आपको डाटा दिया 100 पॉइज या 10 पॉइज डाटा दिया, तो उसका मतलब 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नोट कर लो। द विस्कोसिटी is equal to 1 in the MKS unit. The viscosity equals to 1 in the MKS unit is equal to, viscosity जो लिखा है आपने 1 MKS unit, ठीक है, MKS unit is equal to 10 CGS unit. ठीक है, 1 MKS unit viscosity of magnitude 1 in the MKS unit is equal to 10 times of CGS unit. या फिर आप डायरेक्टली से लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी का वैल्यू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज डाइन्स सेकंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को पूरे जो ये यहाँ पर ये सिस्टम है इसी को क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10 पॉइज। जब जब भी विस्कोसिटी का डाटा देगा आपको पॉइज में देगा, पहला काम 1/10 कर दो, जो भी फिगर दिया हुआ है उसको 1/10 कर दो, तो वो एमकेएस में कन्वर्ट हो जाएगा।
नोट करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। आजकल ये डाटा नहीं दिया जाता है, पहले दिया जाता था डाटा, अब नहीं देते हैं। वाटर की प्रॉपर्टी, मैंने बोला था वाटर की प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे आप हर जगह पे। वाटर के लिए कितना होता है विस्कोसिटी, नोट करो। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 1 centipoise. The viscosity of water at 20 degree centigrade is 1 centipoise. The viscosity of water at 20 degree centigrade is 1 centipoise. तो ये जो अभी मैंने आपको फैक्ट दिया है ना, इससे देखने से आपको लग रहा होगा कि मैंने टेम्परेचर मेंशन किया है। तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पर टेम्परेचर का रिलेशन है विस्कोसिटी का। तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे, उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। देखो 1 सेंटीपोइस का मतलब क्या है, दिस इज 10⁻⁻² पॉइस। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब है 10⁻⁻², ठीक है। तो 10⁻⁻² पॉइस के बराबर होगा। और 1 पॉइस किसके बराबर होता है, देखो आप जरा, 10 पॉइस 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। 1 पॉइस किसके बराबर हो जाएगा, जो पॉइस यूनिट है इसकी जगह पर आपने ये लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो आप, अलग अलग यूनिट्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट्स में आप ध्यान भी रखें, बेसिक डाटा याद रख लो आप कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो विस्कोसिटी है वो 10 पॉइस के बराबर है। यहां पर एक और विस्कोसिटी हम डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। नोट कर लो आप, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको सिंबलाइज किया जाता है नू सिंबल से, ठीक है। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज सिंबलाइज्ड बाय नू, एंड दिस नू इज इक्वल टू व्हाट, दिस नू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। नोट कर लो आप, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नू, that is equal to mu divided by rho. तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, जब डायनेमिक विस्कोसिटी का रेशियो लिया जाता है डेंसिटी के साथ में, तो वही क्या कहलाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो वाटर के लिए देख सकते हैं, या फिर इसका पहले सीजीएस यूनिट देख लें। तो सीजीएस यूनिट में ये कितना था, ये पॉइस कहलाता था, ठीक है। और डेंसिटी को रखेंगे सीजीएस यूनिट में, तो क्या होगा, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस यूनिट का एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं स्टॉक्स, ठीक है। नोट कर लो आप। तो सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, क्या आंसर होगा, पॉइस है। डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी पूछे उसकी सीजीएस यूनिट, आंसर पॉइस होगा। और अगर आपसे पूछे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो आंसर आपका क्या होगा, स्टॉक्स होगा, ठीक है। वाटर के लिए बता सकेंगे आप मुझे, वाटर के लिए व्हाट विल बी द रिजल्ट, वाटर के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना स्टॉक्स है, ठीक है। तो देखो जरा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब निकालेंगे वाटर के लिए, पॉइस में ये कितना होता है, 1 सेंटीपॉइस। तो इसका मतलब हो जाएगा 10⁻⁻² पॉइस है वाटर के लिए। और वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻² स्टॉक्स। नोट कर लो आप, द वैल्यू ऑफ न्यू for water at 20 degree centigrade is 10⁻⁻² stocks. The value of kinematic viscosity at 20 degree centigrade for water is 10⁻⁻² stocks. एक और रिलेशन देखिए जरा, इसकी मुझे एमकेएस यूनिट बता सकते हो आप, जैसे आपने बताया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसी तरीके से इसकी यूनिट देखते हैं जरा। तो न्यू की जब यूनिट रखते हैं आप, न्यूटन, ठीक है, तो ये जाएगा आपका म्यू की यूनिट, दैट इज न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। रो कितना है, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एमकेएस में रखा, न्यूटन को एमकेएस में क्या लिख सकते हैं, अगर न्यूटन को लिखने जाएं तो आप लिख देंगे इसको, दिस इज किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन इज न्यूटन, ठीक है। और यहां से देखिए किलोग्राम से किलोग्राम गया, सेकंड से सेकंड स्क्वायर चला गया, मीटर क्यूब यहाँ पे था, मीटर स्क्वायर ये चला गया, बचा क्या,
दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नोट कर लो आप। तो आप बोलेंगे एम के इस यूनिट जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ठीक है। तो एम के इस यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बार बार आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, छोटे एग्जाम्स में यूनिट्स बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखो आप यूनिट किस तरीके से निकाल रहे हैं। बेसिक डेफिनेशंस यूज करी है, डायनेमिक विस्कोसिटी को डिफाइन किया था जो कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से आया था, q डिवाइड बाय dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको म्यू बोला। अगली डेफिनेशन में डेंसिटी से डिवाइड कर दिया और बोल दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो दीस आर द एक्चुअल डेफिनेशन। और अगर इसकी सीजीएस यूनिट देखें जिसको आपने स्ट्रोक बोला है, तो सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज बेसिकली 1 स्टॉक्स, नोट कर लो आप। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द सीजीएस यूनिट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का मतलब है 1 स्टॉक्स। हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बता सकते हैं क्या है ये? न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, द शियर स्ट्रेस विच इज डेवलपिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। वर्ड्स में लिख लो इसको। इट सेज दैट the shear stress tau, it says that the shear stress tau on the fluid element layer is directly proportional to क्या क्या नाम दिए मैंने आपको? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उसके अलावा du by dy, ठीक है। नोट कर लो अब इसको, ब्रैकेट में लिखो du by dy। मतलब आपने जो सबसे पहले बोला था ना, du by dy बोला था, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सबसे पहले बोला था आपने, उसको भूल गए आप। इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ब्रैकेट में लिख दो du by dy, du by dy। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज coefficient of viscosity, the constant of proportionality is known as the coefficient of viscosity। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैथमेटिकली लिखे तो नोट कर लो आप, मैथमेटिकली टाउ इज by dy and tau is equal to mu multiplied by du by dy, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, दोबारा से इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, द शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई। म्यू का मतलब विस्कोसिटी बोलेंगे या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी कभी भी डायरेक्टली मेंशन हो, डायनेमिक वर्ड ना लगे, तो आप बोल दोगे कि वो कौन सा है, डायनेमिक विस्कोसिटी। कई बार क्वेश्चन देते समय बोलता विस्कोसिटी है, लेकिन कैसे पता लगता है कि विस्कोसिटी बोल दिया क्वेश्चन में, विस्कोसिटी जो है इतना स्टॉक्स है, तो यूनिट देख के पहचानोगे फिर। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था विस्कोसिटी का मतलब हमेशा डायनेमिक विस्कोसिटी है, अब यूनिट देख करके वो बोल रहा है कि ये कौन सी विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। समझे आप मेरी बात को? नोट करो। द फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट करो आप। द फ्लूइड दोज ओबे above equation, the fluid those obey above equation are called Newtonian fluid. The fluid those obey above equation are called
न्यूटोनियन फ्लूइड आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब वो फ्लूइड जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करें वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। ध्यान देना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस में न्यूटोनियन फ्लूइड मिलता है, रियल फ्लूइड मिलता है, आइडियल फ्लूइड मिलता है, कुछ और मैं भी आपको बताऊंगा वो आपको ऑप्शन में मिलता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड पे अक्सर बच्चे टिक लगा देते हैं जब तक आपको डेफिनेशन में, जब तक क्वेश्चन में ये ना मिले द शियर स्ट्रेस विच इज डेवलपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दिया 100% आंसर न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, और अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं बन रहा है 100% आंसर आपका न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं होगा। समझे आप मेरी बात को? तो जब जब आप क्लैरिटी रखे बिल्कुल कि न्यूटोनियन फ्लूइड पे कब आंसर लगाना है, अगर इक्वेशन में मिल जाए द शियर स्ट्रेस विच इज डेवलपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यू बाय dy, इस तरीके की थीम अगर क्वेश्चन में मिले 100% आंसर न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। नोट करो आप आगे। द वेरिएशन ऑफ, या फिर आप बोल दो कि द फ्लूइड दोज डज नॉट ओबे, ठीक है, द फ्लूइड दोज डज नॉट ओबे दिस इक्वेशन, डज नॉट ओबे दिस इक्वेशन आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, लेकिन न्यूटन की बात ही नहीं करेंगे जब तक आपको स्टेटमेंट में ऐसा कुछ ना मिले, तब तक आप बात नहीं करोगे। तो ना तो न्यूटोनियन पे टिक लगेगा ना नॉन न्यूटोनियन पे टिक लगेगा। समझे आप मेरी बात को? आगे चलते हैं, नोट करो आप। द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, हेडिंग डालो, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, the variation of viscosity with temperature। इस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए आप फ्लूइड को सेपरेटली देखें क्योंकि बिहेवियर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का जो बिहेवियर मिला किसमें, लिक्विड में और गैसेस में, ये अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जब भी अलग बिहेवियर आएगा आप अलग अलग स्टडी करोगे, और जब तक एक वर्ड फ्लूइड बोल रहे हो तो गैसेस और लिक्विड के लिए सबके लिए सेम है, ठीक है। तो देखें जरा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड्स की बात करूं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी रुकावट है फ्लो में, ठीक है। विस्कोसिटी, दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके जाना चाह रही है, विस्कोसिटी क्या डेवलप करवा रही है? शियर स्ट्रेस। अगर विस्कोसिटी ना हो तो शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 0। अगर विस्कोसिटी की वैल्यू को 0 बोल दें तो शियर स्ट्रेस कितना है? 0, यानी कि आपस में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई रुकावट नहीं होगी, आराम से फ्लो होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस इन द फ्लो। अभी तक नहीं लिखा तो लिख लो, विस्कोसिटी इज, अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिकली समझे तो विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो, द विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो। आपने देखा होगा रोड बनाते समय डामर को जो है गर्म किया जाता है, गर्म करने से क्या होता है, इजीली जो है आप उसको सरफेस पर फैला सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इजीली जो है सरफेस पर फैल रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लो इजी हो रहा है। और अगर फ्लो इजी हो रहा है तो विस्कोसिटी घट चुकी है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम, लिक्विड के केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घट जाती है। बेसिकली होता क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और बॉन्डिंग अगर ब्रेक हो जाएगी तो सारे पार्टिकल इंडिविजुअल आराम से बहना शुरू करेंगे। नोट कर लो आप, ठीक है। इन द केस ऑफ लिक्विड, in the case of liquids the viscosity decreases, with the increase in temperature। In the case of liquids the viscosity decreases with the increase in temperature because the cohesive force between the particles, because the cohesive force between the particles decreases, because the cohesive force between the particles decreases। cohesive adhesive टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको? कोहेसिव मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है वो कोहेसिव कहलाता है। डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ये मटेरियल और ये, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, एडेसिव फोर्स होता है, ठीक है। नोट करो आप। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इमेजिन करो जैसे
गैस यहाँ पर है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, उसको आपने गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होता है, पार्टिकल इधर उधर भागना शुरू करता है, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर भागना शुरू करता है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ से भाग रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है, उससे टकराता है, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है, वापस आ जाता है। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन में जो फ्लो होना था वो क्या इजीली हो पा रहा है, क्या वो आगे ही चला जा रहा है या फिर वापस आ गया, वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी जो है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, नोट कर लो आप। मतलब उल्टा रिलेशन यहां पर होगा, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस increases, the viscosity of gases increases with the increase in temperature. The viscosity of gases increases with the increase in temperature. रीजन क्या दिया है, इमेजिन कर पा रहे हो आपकी, क्या हुआ, पार्टिकल था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी मिल गई, इसको भागना था उस डायरेक्शन में, जैसे फ्लो इस डायरेक्शन में करवाना है, तो क्या किया, आगे गए, कोई दूसरा पार्टिकल मिल गया, अपनी एनर्जी उसको दे दी, वापस आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन में जो फ्लो होना था वो नहीं हो पा रहा है, विस्कोसिटी जो है वहां पर बढ़ गई है, ठीक है। तो नोट करो आप, द रीजन इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस after increasing the temperature. Molecular momentum transfer increases after increasing the temperature. यहाँ बॉन्डिंग ब्रेक हो रही थी और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है इसके पास में कुछ मोमेंटम था, ठीक है, गया किसी दूसरे पार्टिकल के पास, उसको दिया और वो वहीं पर रह गया, वापस आ गया, इसका मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, विस्कोसिटी यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, नोट करो आप। The following are the types of fluid. हेडिंग डालो, the following are the types of fluid. दो तरीके के फ्लूइड तो हमने डिस्कस करी है, कौन कौन से फ्लूइड डिस्कस कर लिए बता सकते हो, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन में ये डेफिनेशन मिल जाए कि shear stress is directly proportional to this, या बोल दें the shear stress is not directly proportional to du by dy, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, और अगर ये नहीं है, ये रिलेशन होल्ड ना करें, तो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो क्वेश्चन में दें तभी इन दोनों ऑप्शन पे जाना है, जानकारी ना दें नहीं जाना इन ऑप्शन पर, ठीक है, नोट करो आप। दूसरे जो है रिलेशंस मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं। देखो जरा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यहां आप प्लॉट करेंगे द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या है इसका फॉर्मूला, दिस इज du बाय dy, और यहां हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। y एक्सिस पर तो ले लिया आपने शियर स्ट्रेस और x एक्सिस पर ले लिया आपने शियर स्ट्रेन, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन नहीं, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मुझे बता सकते हो ये कैसी इक्वेशन है, अगर न्यूटोनियन फ्लूइड को यहां प्लॉट करना है तो प्लॉट कर पाओगे क्या आप, कैसी इक्वेशन है, टाउ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय du बाय dy, टाउ मतलब y एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज सम स्लोप मल्टीप्लाइड बाय क्या, x एक्सिस, तो y बराबर mx इक्वेशन है ये। तो y बराबर mx किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन है, अगर कांस्टेंट c यहाँ पर 0 है तो लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन हो गई, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। कभी भी स्टेटमेंट बना करके पता सकता है, नोट कर लो स्टेटमेंट। तो इस फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे, मैं शॉर्ट लेटर लिख देता हूं अभी, एन, न्यूटोनियन फ्लूइड, कैपिटल एन लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ताकि इजीली आपको याद रहे, और भी लेटर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो कैपिटल एन, न्यूटोनियन रिलेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटोनियन रिलेशन, नोट करो आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटोनियन रिलेशन इज ए स्ट्रेट लाइन the graphical representation of Newtonian's relation, or you can say Newtonian's law,
is what? A straight line passing through origin. Is a straight line passing through origin. इसके अलावा भी आपके पास में फ्लूइड होते हैं. कैसे फ्लूइड मिलेंगे आपको? कुछ ऐसा रिलेशन देने वाले भी फ्लूइड मिलेंगे, ऐसा रिलेशन देने वाले भी फ्लूइड मिलेंगे. और उसके अलावा इन सभी कर्व के अंदर क्या हो रहा था? सारे के सर्व ओरिजिन से पास हो रहे हैं. और कुछ रिलेशन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसके अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी आएगी कि एक्सपेरिमेंटली जब आप रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है, इनको शॉर्ट में लिख लो. दिस इज TIR P&D. ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट में आप याद कर लो TIR P&D. ठीक है, नोट कर लें इसको. वो फ्लूइड जो कि इस ग्राफ से दिया जाए, मतलब इस रिलेशन से दिया जाए, ये न्यूटोनियन है. ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हम पहले ही देख चुके हैं. दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड. अगर शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन के साथ में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ में वेरिएशन ऐसे आता है तो इसको कहते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड. ठीक है, ये कहलाता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड. आप अलग से लिख लो ठीक है सामने, तो याद रहने में आसानी रहेगी. ऊपर से लेके नीचे तक आपने सारे मार्क कर दिए, उसके बाद में TIR P&D बोल दिया. ठीक है, तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहलाता है. नेक्स्ट है, दिस इज आइडियल प्लास्टिक. आइडियल प्लास्टिक बता सकते हैं आइडियल प्लास्टिक की इक्वेशन कैसी बनेगी? कुछ अगर आइडियल प्लास्टिक देखें तो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी है और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? दोनों में डिफरेंस किस बात का है? एक तो ओरिजिन से पास हो रही है और दूसरी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है. अगर इसकी इक्वेशन देखें आप तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, टाउ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय du/dy एंड प्लस सम अदर कांस्टेंट. ठीक है, कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी. नोट कर लो आप. अगर साइड में अगर इक्वेशन भी दें तो आप इक्वेशन पहचान लेंगे. ठीक है, तो इक्वेशन से आप पहचान लेंगे कि फ्लूइड कैसा है. तो दैट इज A टाइम्स ऑफ du/dy. A को भी आप म्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको म्यू लिख दो आप. ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy. स्ट्रेट लाइन था तो पावर 1 है. ठीक है, प्लस b du/dy एंड प्लस b. आगे चले, नोट करो आप. R का मतलब है रियोप्लास्टिक. ठीक है, नोट करो, R का मतलब है रियोप्लास्टिक फ्लूइड. दिस R रिप्रेजेंट रियोप्लास्टिक फ्लूइड. P का मतलब है स्यूडोप्लास्टिक. ठीक है, नोट करो आप. P का मतलब है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड और D का मतलब है डायलेटेंट फ्लूइड. TIR P&D थिक्सोट्रॉपिक. ठीक है, देन आफ्टर दैट आइडियल प्लास्टिक. R का मतलब है रियोप्लास्टिक फ्लूइड, P का मतलब है स्यूडोप्लास्टिक, N का मतलब है न्यूटोनियन और D का मतलब है डायलेटेंट फ्लूइड. अब मुझे एक एक करके इनकी इक्वेशंस लिखवाने में जरा मदद करो मेरी कि क्या क्या इक्वेशंस बनेगी. इक्वेशन बना सकते हैं आप. ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट इक्वेशन सबसे पहले बता दी मैंने आपको न्यूटोनियन की, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy. दूसरी इक्वेशंस देखते हैं. अगर मुझे डायलेटेंट की इक्वेशन बनानी है तो बता सकते हो डायलेटेंट की इक्वेशन कैसी बनेगी? की इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, तो टाउ होगा म्यू du/dy होगा. क्या कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी? कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, क्योंकि जब du/dy 0 है तो टाउ कितना होना चाहिए? 0 के बराबर. यहां से पास हो रहा है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी. अब du/dy की पावर अगर 1 होती तो स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन इसकी क्या होगी? पावर कुछ ना कुछ n पावर होगी. और n भी कैसा होगा पहचानना पड़ेगा आपको. देखो पहचानो इसको. जब du/dy बढ़ रहा है, जब du/dy बढ़ेगा तो टाउ जो शियर स्ट्रेस है वो आपकी जो है वो बढ़ रही है. यस और नो? ठीक है, जो शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है. तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है. और अगर यहां चले तो यहां पर जो स्लोप है, जो शियर स्ट्रेस की जो रेट है वो आपकी घटती जा रही है. ठीक है, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेस देखें स्यूडोप्लास्टिक के लिए तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy एंड दिस विल बी पावर विल बी n एंड दिस n विल बी लेस देन 1. ठीक है, नोट कर लो. तो हमने ये देखा कि भाई बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे देखा हमने. तो धीरे धीरे आप देखो इस जगह से स्लोप घटता जा रहा है. इसका मतलब जिस तेजी से शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है वो घटता जा रहा है. तो जब किसी क्वांटिटी की पावर लेस देन 1 होती है तो वो क्वांटिटीज घटती चली जाती है. समझे मेरी बात को? तो इस तरीके से ये रिजल्ट नजर आ रहा है.
समझे आप? बाकी अगर मुझे दूसरे फ्लूइड बताने हैं, जैसे डाइलेटेंट था, ये किसकी इक्वेशन हो गई? स्यूडोप्लास्टिक की इक्वेशन हो गई। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्यूडोप्लास्टिक। डाइलेटेंट से मुझे रियोप्लास्टिक में जाना है, बस एक ही डिफरेंस आएगा, इधर क्या कर देंगे, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी? रियोप्लास्टिक की। ठीक है, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया बस इस जगह पर, और यहाँ पर कांस्टेंट जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, और अगर इसमें भी कांस्टेंट आप ऐड कर दोगे, ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी? थिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, नोट कर लो आप। गेट में आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप कि किस तरीके से हमने इक्वेशंस डेवलप करी है। फिर देखा कि जो स्लोप था, यहाँ देखो, यहाँ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, तो बेसिकली जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर जिस रेट से ये बढ़ता है, अगर वो रेट घटती जाए, ठीक है, रेट किससे निकालते हैं? स्लोप से निकालते हैं, और यहाँ पर रेट दिख रहा है आपको, स्लोप घटता जा रहा है। अगर स्लोप घटता जा रहा है तो पावर लेस देन 1 है। ठीक है, अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है तो तेजी से बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब पावर ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पावर ग्रेटर देन 1 है। ये इक्वेशन, दिस इज ग्रेटर देन 1 मतलब रियोप्लास्टिक की है, और ये इक्वेशन थिक्सोट्रॉपिक। एक और चीज देखते हैं इसमें, दो तरीके के फ्लूइड डिफाइन करेंगे हम। एक तो होगा आइडियल फ्लूइड और दूसरा होगा आइडियल सॉलिड। ठीक है, बता सकते हो आप मुझे आइडियल फ्लूइड और आइडियल सॉलिड कैसे मार्क होगा? अगर शियर स्ट्रेस लगाए और वो बहे ना, ठीक है, अगर नहीं बहेगा तो ड्यू बाई डी वाई कितना होगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? कहीं पर भी आप चले जाएं, शियर स्ट्रेस कितना भी लगा दें, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उस पर कितना भी शियर फोर्स लगा दें, वो आगे बह नहीं रहा है, तो ड्यू बाई डी वाई कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ड्यू बाई डी वाई की सारी वैल्यूज 0 है, तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा इस लाइन के अलोंग? दिस विल बी द आइडियल सॉलिड। ठीक है, दिस विल रिप्रेजेंट आइडियल सॉलिड। और जैसे आपने यहाँ पर कोई लिक्विड लिया, ठीक है, या गैसेस ली, थोड़ा सा फोर्स लगा करके छोड़ दिया, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, कोई शियर स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर ये लाइन के अलोंग आपको मिले ग्राफ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आइडियल लिक्विड को, आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। नोट कर लो आप, दिस रिप्रेजेंट द आइडियल फ्लूइड। तो इस ग्राफ में टोटल आपने 8 तरीके के फ्लूइड डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है, बेसिकली सॉलिड डिफाइन किया एक तो 7+1। ठीक है, तो सॉलिड को भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इसी करो में, कि अगर आइडियल सॉलिड है तो वो इस वर्टिकल लाइन से दिया जाएगा। ठीक है।